अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। यूपीएससी और यूजीसी नेट दोनों में लगा नाटक चंद्रगुप्त हम देखने जा रहे हैं। और चंद्रगुप्त की एक वीडियो बनी थी जिसमें अपरिहार्य कारणों से उसे हटा दिया गया है, फिर से हम बना रहे हैं। और इसमें हम चंद्रगुप्त को बहुत ही संपूर्ण विश्लेषण के साथ देखने वाले हैं। आपने देखा होगा कि हमने जब फर्स्ट रिवीजन नाटक की क्लास, कहानी की क्लास और जो है उपन्यास की बनाया था, तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न, मतलब लगभग उन 3 इकाई से सारे प्रश्न मिले थे। तो इस तरह मेरा प्रयास रहेगा कि हम बहुत ही गहराई से देखें। इसके बाद जब एग्ज़ाम आएगा तो हम फर्स्ट डिवीज़न की क्लास एक और से देखेंगे, जिसमें सारे नाटक के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। नाटक के बाद हम कहानी देखेंगे और कहानी के बाद जो है हम उपन्यास देखेंगे। मतलब लगभग हायर का सभी सिलेबस को पहले से कंप्लीट किया जाए, क्योंकि अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लगा नहीं है। और एक बात, हम बहुत जल्द पुस्तक अध्ययन लेके आने वाले हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और ये निःशुल्क रहेगा। तो पुस्तक अध्ययन का कार्य, और आपको पता है कि हिंदी आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, आज के संदर्भ में जब एग्ज़ाम ऐसे हो रहा है तो उसमें बिना पुस्तक के कुछ होना नहीं। और आप शुक्ल जी को पढ़ोगे तो आप ये बात आपको अच्छे से पता है कि बिना शुक्ल जी के पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं। हम देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद और इनका नाटक हम देखेंगे जो है चंद्रगुप्त। लेकिन आइए पहले हम देख लेते हैं इन्हीं के बारे में परिचय। तो इनका जन्म बनारस के एक सुंघनी साहू परिवार था, बहुत प्रसिद्ध, उसमें होता है। कब होता है? (1889) में। तो ऐसा लिख लीजिए, 30 जनवरी ही लिख लीजिए, 30 जनवरी 1889। कुछ जगह 90 भी मिलता है, ठीक है, 89 या 90 में। अब कहाँ हुआ था स्थान? तो स्थान में बनारस के सुंघनी साहू परिवार में। सुंघनी साहू क्यों कहा जाता है? सुंघनी ये तंबाकू के व्यापारी थे। बनारस के सुंघनी साहू परिवार बहुत प्रसिद्ध परिवार था, बहुत रईस। लेकिन जब इनके ये 8, 10, 11 साल के थे तब इनके पिता का निधन हो जाता है। तो पिता का निधन होने पे बड़ा कर्ज आ जाता है इनके ऊपर, जिसके कारण ये कलाधर के उपनाम से कुछ रचनाएं चोरी चोरी से लिखते थे। तो इनका निधन भी इसी समय देख लेते हैं। इनका निधन जो है अब की बार 15 नवंबर, इसमें पिछले वाले वीडियो में जन्म स्थान पे ही लिख गया था, इस कारण वीडियो पूरा हटाना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुणवत्ता के साथ समझौता हो। तो मैं फिर से पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नवंबर 1937। ये सबको पता होती है, प्रायः बहुत विशेष चीज़ है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी वीडियो में या मैटर में त्रुटि रहे। मैं एक बार नहीं 4 बार मेहनत करना चाहूँगा, लेकिन त्रुटि नहीं रखना चाहूँगा। तो जन्म 30 जनवरी 1889 और 90 में हुआ। कुछ लोग 89 मानते हैं, कुछ लोग 90 मानते हैं। स्थान कहाँ है? बनारस के सुंघनी साहू परिवार में। तंबाकू के व्यापारी थे, इसलिए इनको सुंघनी साहू परिवार बहुत प्रसिद्ध था। निधन 15 नवंबर 1937 में होता है, ठीक है, ये इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं आगे। इनके माता का क्या नाम था? मुन्नी देवी, ठीक है। माता कौन थी? मुन्नी देवी, ठीक, लिख लीजिए इतना। फिर अगले हम पार्ट पे चलते हैं। और जब ये 10-11 वर्ष के थे तो इनके पिता जो थे बाबू देवी शंकर, उनका निधन हो जाता है और उसके बाद इन पर बड़ा बोझ आ जाता है, ठीक। लेकिन फिर भी चोरी छुपे रचनाएं लिखते थे, जिसके कारण इनका परिवार में जो लोग थे बड़ा विरोध करते थे कि आप बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं।
ठीक। एक बार इनके चाचा ने इनकी कॉपी जिसमें लिखते थे फाड़ के फेंक दी थी, तो इन्होंने बाद में फिर अपनी सारी रचनाएं गुस्से में जला दी। आगे फिर हम देखते हैं पिता का नाम था बाबू देवी शंकर। ठीक है, बाबू देवी शंकर पिता का नाम। उसके बाद इनके गुरु का नाम था मोहिनी लाल। ठीक, मोहिनी लाल। और इनके दो उपनाम भी मिलते हैं। एक तो झारखंडी, वो इनके जन्म के लिए, इनके पिता झारखंडी बाबा के जो है बहुत भक्त थे। और दूसरा मिलता है कलाधर। तो ये जब चोरी छुपे रचनाएं लिखते थे तब कलाधर के नाम से लिखते थे, इसीलिए कलाधर। तो झारखंडी और कलाधर इनके दो उपनाम हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी दो पत्नियां थीं। ठीक, इनकी दो पत्नियां थीं। और पत्नी में एक पहली शादी जिनसे हुई थी विंध्यवासिनी देवी। ठीक है, विंध्यवासिनी देवी। और जब इनका निधन हो जाता है विंध्यवासिनी देवी का, तो परिवार के बहुत कहने पे, चाची वगैरह के, फिर दूसरी शादी करते हैं कमला देवी से। ऐसा माना जाता है कुछ दिन बाद कमला देवी का भी निधन हो गया था। तो विंध्यवासिनी देवी, कमला देवी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक, आगे हम देखते हैं कि दो बात और महत्वपूर्ण। एक ये कि नागरी प्रचारणी सभा काशी के उपाध्यक्ष रहे। ठीक, क्या रहे? उपाध्यक्ष रहे। ठीक, पत्नी विंध्यवासिनी देवी और कमला देवी नागरी प्रचारणी सभा के जो है ये उपाध्यक्ष रहे। और क्या एक बात बहुत महत्वपूर्ण देखनी है कि इन्होंने अपने जीवन में केवल किसी दूसरे की रचना की अगर भूमिका लिखी तो वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, तो प्रसाद जी ने निराला की काव्य रचना गीतिका की भूमिका लिखी। ये एकमात्र रचना है जिसकी इन्होंने भूमिका लिखी थी। इसके अतिरिक्त किसी भी रचना, बहुत लाइन लगाए रहते थे लोग, लेकिन उन्होंने कभी जो है किसी पुस्तक की रचना गीतिका के अतिरिक्त उसकी भूमिका नहीं लिखी। प्रसाद जी के बारे में ऐसा माना जाता है कि प्रसाद जी का जन्म जब जिस परिवार में हुआ था, बहुत रईस परिवार था, 11-12 वर्ष के हुए, 10-11 वर्ष के तो इनके पिता का निधन हो गया। उसके पहले इनकी माँ मुन्नी देवी का देहांत हो चुका था। गरीबी और ऐसी चीज़ें इन्होंने देखी नहीं थी, भूखमरी। लेकिन जब उनका वो एक्सपायर हो गए, उनका देहांत हो गया, तो जो ऋण था उनके ऊपर, बोझ जो है बहुत भारी हो गया और लोग अपना ऋण मांगने लगे। परिस्थितियां बहुत बिगड़ी, परिवार के लोगों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। रचना लिखने की जो इनकी लालसा थी वो समाप्त होने लगी। कलाधर के उपनाम से छिपके लिखते थे, जिसके कारण परिवार में बहुत सारी समस्याएं होने लगी। उधर पत्नी का इनके निधन हो गया। मतलब जीवन
बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। ऐसे आंसू जैसी रचनाएं नहीं लिखी जाती हैं, ये बात आप समझिए। 1925 में इनकी आंसू आई। और उसके बाद एक बात ये, उसके बाद एक पत्नी का शादी होती है, उसके कुछ दिन बाद उनका देहांत हो जाता है। फिर दूसरे की शादी होती है परिवार के बहुत ज़्यादा कहने पे, उसका भी कुछ दिन बाद देहांत हो जाता है। अच्छा, राष्ट्रवादी भी बहुत बड़े थे। इसका आप चंद्रगुप्त में देखेंगे कि अरुण या मधुमेह देश हमारा, या फिर हिमाद तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ठीक, ये जो राष्ट्रभक्ति है उस पर कहीं ना कहीं गांधी का प्रभाव है, ऐसा बच्चन मानते हैं। ये हम आगे उक्ति लिखेंगे। लेकिन गांधी का प्रभाव मानते हैं कि वो इसका 1931 में लिखा गया। देश में राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी उस समय, मतलब हीरो थे गांधी जी फ्रीडम स्ट्रगल के। तो उसका प्रभाव इस पे माना जाता है, बच्चन जी बोलते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। और हाँ, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका, चूंकि साहित्यकार थे, व्यवसायी थे, इन्होंने जैसे राष्ट्रीय आंदोलन जो छोटपोट इनके तरह से सपोर्ट होता करते थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद को बनारस पहुंचे तो उनको छिपाना था, तो अपने एक गोदाम में इनको छिपाते हैं चंद्रशेखर आजाद को, उनके खाने पीने रहने आने जाने की सारी व्यवस्था करते हैं। तो राष्ट्रवादी तो प्रखर थे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यही इनके जीवन के कुछ सामान्य सी बातें थी। आइए हम इनके रचना एक नज़र देख लेते हैं, नाटक को, और उसके बाद हम आगे चंद्रगुप्त की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम इनका नाटक देखते हैं। इनके नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जा चुके हैं। इनके नाटक को हम प्रायः 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, लेकिन अभी हम बांटेंगे नहीं, केवल हम इसको गद्य में देखेंगे, केवल अभी नाटक ही देख लेंगे। तो हम इनके नाटक देखते हैं। ठीक, पहले नंबर पे सज्जन, ये कब आया? 1910 में आया। ठीक, बहुत लोग अलग अलग है, लेकिन 10 प्राय है। फिर उसके बाद 2 नाटक एक साथ आते हैं। कौन कौन से? कल्याणी परिणय और करुणालय। ठीक, तो चाहे जो लिख लीजिए, जैसे करुणालय 1912। तीसरा कल्याणी परिणय ये भी 1912 में आती है। ठीक, सज्जन 1910 में, करुणालय 1912 में, कल्याणी परिणय 1912 में। उसके बाद कल्याणी परिणय के बाद राजश्री 15 में आती है। ठीक, तीसरा चौथा राजश्री, और ये कब आती है? 1915 में। ठीक, उसके बाद 4-5 नंबर राजश्री के बाद आती है विशाख। ठीक, और विशाख 1921 में। विशाख, और विशाख कब आती है? 1921 में। 5-6 विशाख के बाद अजात शत्रु। ठीक, अजात शत्रु आती है कब? 1922 में। ठीक, सज्जन 1910 में, करुणालय 1912 में, कल्याणी परिणय 1912 में, और विशाख कल्याणी के बाद राजश्री 1915 में, विशाख 1921 में, अजात शत्रु 1922 में। अच्छा, प्रारंभ की 3 देखो कितना बढ़िया, सज्जन, करुणालय, कल्याणी परिणय। तो सज कर कल, सज कर कल क्या करना है आगे देखते हैं सूत्र में। सूत्र हम गद्य में बताएंगे, यहाँ केवल जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। बहुत अच्छा सूत्र है इसका। आगे 5, 6, 7। 7वें नंबर पे हम देखते हैं जन्मेजय का नागयज्ञ, जो 1926 में आया। जन्मेजय का
नाग यज्ञ। जन्मेजय राजा परीक्षित का पुत्र रहता है। महाभारत आपने पढ़ा होगा 1926। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, अजातशत्रु 1922। इतना आप लिखिए। सज्जन 1910, करुणालय 1912, कल्याणी पढ़े 1912, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926। ठीक हो गया। अजातशत्रु कब आया? 22 में। और सज कर कल राज्य विशाख आजा। ठीक, आजा से अजातशत्रु, राज्य विशाख आजा। तो सज्जन 1910, करुणालय 1912, कल्याणी 1912, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926। आगे हम देखते हैं। आठ नंबर। ठीक, तो 8 नंबर में हम देखते हैं कामना। ठीक, कामना कब है? 1927। ठीक, 8 नंबर कामना 1927। उसके बाद स्कंदगुप्त, जानते ही 8 के बाद 9, ये यूजीसी के सिलेबस में लगा हुआ है। स्कंदगुप्त 1928। उसके बाद आता है एक घूंट 1930। ठीक, उसके बाद चंद्रगुप्त। तो कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928। ठीक, एक घूंट 1930। उसके बाद एक घूंट 19, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। तो 9, अच्छा ये 10 और 11। ठीक, 11। और इस कौन सा? चंद्रगुप्त 1931। इसको भी हम विश्लेषित रूप से देखेंगे। ठीक, उसके बाद 12 नंबर पे इनका नाटक देखते हैं, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी अर्ध ऐतिहासिक नाटक है। ठीक, ये ऐतिहासिक नाटक है, ये ऐतिहासिक नाटक है, ये काल्पनिक नाटक है, ये भी काल्पनिक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी 1933। ये पुनर्विवाह और नारी की तमाम स्वाभिमान और स्वावलंब से जुड़ी हुई कहानी नाटक है, ये कथा है इसमें। तो ध्रुव स्वामिनी हो गई। कामना 1927। ठीक, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और 1933 किसकी रचना है? तो 1933 में है ध्रुव स्वामिनी। इस तरह से ये नाटक है इनको हम 3 श्रेणियों में प्राय बांट सकते हैं। एक ऐतिहासिक नाटक, उसके बाद जो है अर्ध ऐतिहासिक नाटक और काल्पनिक नाटक। इसको हम देखेंगे गद्य साहित्य जब अध्ययन करेंगे। तो अभी हम ये देखते हैं नाटक, और अब हम चलते हैं चंद्रगुप्त की तरफ। ठीक, चंद्रगुप्त की तरफ लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, तो हम देखने जा रहे हैं नाटक
चंद्रगुप्त। ठीक, इसका प्रकाशन वर्ष जैसा कि अभी हमने देखा 1931 है। श्रेणी क्या है? श्रेणी है ऐतिहासिक नाटक। क्या है? ऐतिहासिक नाटक। उसके बाद इसमें हमने श्रेणी देख ली, ठीक, और हमने देख लिया इसका जो है प्रकाशन वर्ष। अब इसमें क्या बचा? अंक। ठीक, तो कुल अंक बराबर 4 अंक व 44 दृश्य। अच्छा, दृश्य भी हम देख ही लेते हैं। जैसे प्रथम अंक में 11 दृश्य। कितने दृश्य? 11 दृश्य। द्वितीय अंक में 10 दृश्य। तृतीय अंक में 9 दृश्य। और चतुर्थ आएगा। चतुर्थ अंक इसमें है 14 दृश्य। तो ये कुल मिला के 44 दृश्य हैं व 4 अंक। ठीक, प्रकाशन वर्ष 1931, श्रेणी ऐतिहासिक नाटक, कुल अंक 4 अंक हैं और 44 दृश्य है। 44 दृश्य व 4 अंक में प्रथम अंक 11 दृश्य, द्वितीय अंक 10 दृश्य, तृतीय अंक 9 दृश्य, चतुर्थ अंक 14 दृश्य। ठीक, अब आगे हम एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य देखने जा रहे हैं कि चंद्रगुप्त का जो नाटक है, इसी कथानक के आधार पे एक नाटिका लिखी गई, कल्याणी परिणय। ठीक, उसके बाद प्रसाद जी को कुछ समय बाद एहसास हुआ कि इसको हम और अच्छे ढंग से नाटक लिख सकते हैं, तो उन्होंने चंद्रगुप्त जैसा महान नाटक लिखा, और जिसे बच्चन सिंह का महाकाव्यात्मक नाटक कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। बच्चन सिंह महाकाव्यात्मक नाटक इसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण बात ये कि चंद्रगुप्त नाटक के लिखने से पूर्व, चंद्रगुप्त नाटक लिखने के पूर्व, चंद्रगुप्त नाटक लिखने के पूर्व, चंद्रगुप्त नाटक लिखने के पूर्व इसी कथानक को लेकर, इसी कथानक को लेकर चंद्रगुप्त नाटक के नहीं होगा, से होगा। चंद्रगुप्त नाटक से पूर्व, लिखने से पूर्व इसी कथानक को लेकर इनकी कल्याणी परिणय, इनकी मतलब प्रसाद जी की, इनकी कल्याणी परिणय, ठीक, इसी कथानक को लेकर इनकी कल्याणी परिणय नाटिका का प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका
में 1912 में नाटिका का प्रकाशन हो चुका था। चंद्रगुप्त नाटक लिखने से पूर्व इसी कथानक को लेकर इनकी कल्याणी परिणय नाटिका का प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका में 1912 में हो चुका था। देखो, ये समझना कि कल्याणी परिणय का नाम चंद्रगुप्त कर दिया गया सरासर गलत है। बस हमें इतना समझना है कि एक इसी कथानक पर आधारित एक छोटी सी नाटिका थी, जिसे बाद में इन्होंने बहुत बड़ा महाकाव्य, जिसे बच्चन सिंह ने कहा महाकाव्यात्मक नाटक लिख दिया, जिसका नाम चंद्रगुप्त है। अच्छा, क्यों? ये 1931 में लिखा गया, वो 1912 में आई। इसके बीच में बहुत महत्वपूर्ण नाटक लिख चुके थे। स्कंदगुप्त जैसा महान नाटक लिख चुके थे। तो शुक्ल जी को कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि मैं इसको और अच्छे ढंग से लिख सकता हूं, और उन्होंने फिर उसका रूप नाटक का दिया। कथानक वही था, लेकिन संवाद योजना और प्रस्तुतिकरण एक नए ढंग से प्रस्तुत किया और एक चंद्रगुप्त जैसा महान नाटक लिखा। तो चंद्रगुप्त नाटक लिखने से पूर्व इसी कथानक को लेकर इनकी कल्याणी परिणय नाटिका का प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका में 1912 में हो चुका था। तो आइए अब हम आगे देखते हैं इनके पात्र के बारे में। ठीक, किसके बारे में? इनके पात्र के बारे में। तो हम देखते हैं पात्र में सबसे पहले हम देखेंगे चाणक्य को। ठीक, पहले नंबर पे ये मुख्य पात्रों में से एक रहता है। भले नाम चंद्रगुप्त है, लेकिन चाणक्य की सारी नीति जो है चाणक्य नीति लगती है। तो चाणक्य क्या है? मौर्य साम्राज्य का निर्माता है। ठीक, साम्राज्य का निर्माता। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसके संदर्भ में एक और समझनी है, वो ये कि इसको अपना नंद वंश से बदला चाहिए। इसको अपने सभा से घनानंद बेइज्जत कर देता है और उसे भगाल देता है, निकाल देता है, तो छोड़ के वो चला आता है। तो उसी का बदला था कि मैं इस वंश को ही समूल विनष्ट कर दूंगा। उसी के लिए ये चंद्रगुप्त को चुनता है और वही कथानक है इसका। तो मौर्य साम्राज्य का निर्माता और प्रतिशोध चाहने वाला, दूसरा लिख लीजिए, प्रतिशोध लेने वाला ब्राह्मण। ठीक, प्रतिशोध लेने वाला ब्राह्मण। दो बात इनके बारे में। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त, देखो, चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य जो साम्राज्य बनता है तो उसका क्या रहता है? राजा। तो मौर्य सम्राट लिख दीजिए। दृढ़ संकल्पित योद्धा, विश्वास से परिपूर्ण रहने वाला, और हमेशा मतलब एक योद्धा के जो गुण थे वो इसके अंदर विद्यमान थे, इसीलिए ये महान राजा बनता है। अगली बात, अच्छा चुनते क्यों है इसको? क्योंकि अब चाणक्य की दूरदृष्टि थी, तो इसको चुने तो उसके अंदर सारे गुण देखते ही होंगे, तभी चुना। आगे देखते हैं, देखो नंद वंश। नंद जो है, नंद घनानंद रहता है, तो ये मगध का, ठीक, मगध का सम्राट। चाणक्य मौर्य साम्राज्य का निर्माता, प्रतिशोध लेने वाला ब्राह्मण। ठीक, आगे इसमें एक ही मात्रा रहेगी, ब्राह्मण।
और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, नंद मगध का सम्राट रहता है। आगे हम देखते हैं, इसको लिख लीजिए। आगे हम देखते हैं राक्षस को। राक्षस जो है मगध का अमात्य रहता है। ठीक, यहां हेडिंग डाल देते हैं पात्र। तो अगले नंबर पे हम देख रहे हैं राक्षस, 14 नंबर। राक्षस कौन है? मगध का अमात्य। ठीक, उसके बाद अगला 5 नंबर पे हम देख लेते हैं राक्षस के बाद बररुच। ठीक, बररुच का नाम कात्यायन भी रहता है। ठीक, ये भी अमात्य रहता है मगध का। इसको हम कात्यायन भी ऐसे लिख लीजिए, कात्यायन मगध का अमात्य। ठीक, अगले नंबर पे अगले नंबर पे हम बररुच के बाद देखते हैं सक्टार को। सक्टार, सक्टार जो है मगध का मंत्री रहता है। ठीक, सक्टार कौन रहता है? मगध का मंत्री रहता है। अगले नंबर पे आमभीक को देखते हैं, तक्षशिला का राजकुमार आमभीक। ठीक, आमभीक कौन रहता है? तक्षशिला का राजकुमार। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? इधर पाकिस्तान के साइड में पड़ता है। तक्षशिला का राजकुमार। ठीक, फिर अगले नंबर पे हम देखते हैं 8 नंबर पे हम देख लेते हैं सिंहरण को। ठीक, सिंहरण। सिंहरण बहुत बहादुर योद्धा, इनका सहपाठी रहता है। तो ऐसा लिखे, मालोगढ़ का कुमार नेता, मालोगढ़ का कुमार नेता व चंद्रगुप्त का सहपाठी। इनका सहपाठी रहता है, बड़ी मदद करता है इनकी। ठीक है, मालोगढ़ कुमार नेता व चंद्रगुप्त का सहपाठी। ठीक, इसको इतना लिखिए, फिर आगे हम देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं आगे देखते हैं पर्वतेश्वर। ठीक है, पर्वतेश्वर, ये इसका नाम पोरस रहता है। ठीक है, पोरस। और ये पंजाब क्षेत्र का जो है, पंजाब का राजा रहता है, सम्राट, पंजाब का सम्राट। ठीक, पोरस। पोरस और अलेक्जेंडर का जो है कहानी आपने सुना होगा। ठीक, नहीं सुना होगा तो इस समय सीरियल बहुत प्रसिद्ध हुआ है इसका, पोरस वाला। उसके बाद अगले नंबर पे हम देखते हैं सिकंदर। सिकंदर, सिकंदर ये कौन है? ग्रीक का विश्व विजेता। ठीक, जिसे अलेक्जेंडर या फिर हम अल्छेंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक, विजेता, ग्रीक का विश्व विजेता। फिर अगले नंबर पे हम देखते हैं 11 नंबर पे, और वो है
फिलिप्स को देखते हैं। सिकंदर का जो है क्षत्रप रहता है, ठीक। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप, ठीक है। फिलिप्स के बाद हम देखते हैं इसी समय एनिसा क्रिटीज को देख लेते हैं। एनिसा क्रिटीज है भाई, क्रिटीज। ये जो है सिकंदर का सहचर रहता है, मतलब साथ रहने वाला, सिकंदर का सहचर, साथ घूमने वाला। आगे इसके बाद हम लिखते हैं एक तो मौर्य सेनापति रहते हैं, ठीक। मौर्य सेनापति, और मौर्य सेनापति कौन रहता है? मौर्य सेनापति रहते हैं चंद्रगुप्त का पिता, ठीक। चंद्रगुप्त का पिता, ठीक। तो इतना लिखिए। पर्वतेश्वर पोरस पंजाब का सम्राट रहता है। सिकंदर ग्रीक का विश्व विजेता, और फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है। एनिसा क्रिटीज सिकंदर का सहचर है, ठीक। और है एनिसा क्रिटीज के बाद मौर्य सेनापति। मौर्य सेनापति कौन है? तो चंद्रगुप्त का पिता है, ठीक। आगे हम देखते हैं। तो हो गए मौर्य सेनापति। फिर अगले नंबर पे हम देखते हैं सिल्यूकस और दंडायन, दो और देख लीजिए। सिल्यूकस जो है सेनापति रहता है, ठीक। सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति, और दंडायन एक तपस्वी रहता है जिससे मिलने सभी लोग जाते हैं, ठीक। एक तपस्वी हो गया बस, और इसमें पात्रों में कोई मुझे महत्वपूर्ण नहीं नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं इसके बाद स्त्री पात्र, ठीक। तो आप इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं स्त्री पात्र। स्त्री पात्र भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक। अब पहले नंबर पे हम सबसे पहले देखते हैं अलका को। अलका तक्षशिला की राजकुमारी रहती है, ठीक। अलका तक्षशिला की राजकुमारी रहती है ना। उसके बाद अलका के बाद हम देख लेते हैं सुवासिनी को, और ये सुवासिनी जो है सक्टार की कन्या रहती है, ठीक। सक्टार की कन्या। और आगे फिर देखते हैं कल्याणी। कल्याणी मगध की राजकुमारी रहती है, मगध की राजकुमारी। उसके बाद कल्याणी के बाद हम देख लेते हैं इनकी दो सहेली रहती हैं, नीला और लीला।
किसकी सहेली हैं ये? कल्याणी की। तो कल्याणी की सहेलियां, नीला और लीला किसकी सहेलियां हैं? कल्याणी की। ठीक, और एक और देख लेते हैं। नीला लीला हो गई। मालविका, सिंध देश की राजकुमारी। मालविका, मालविका कहाँ की राजकुमारी है? सिंध देश की। सिंध देश की राजकुमारी है मालविका। और मल्लिका किसकी पात्र है? आषाढ़ का एक दिन का। ठीक है, मालविका इसकी पात्र है, मल्लिका आषाढ़ का एक दिन की नायिका है। तो अलका, सुहासिनी, कल्याणी, नीला लीला, मालविका। अलका जो है तक्षशिला की राजकुमारी है, सुहासिनी सक्टार की कन्या है, कल्याणी मगध की राजकुमारी है, नीला लीला कल्याणी की सहेलियां हैं और मालविका सिंध देश की राजकुमारी है। ठीक, चलिए आगे कुछ 2-3 पात्र और देख लेते हैं स्त्री पात्र में, उसके बाद हम देखेंगे इस नाटक की स्थापनाएं। जो यूजीसी और हायर हर जगह प्रश्न इन्हीं चीज़ों से उठता है, स्थापनाओं से। पूरा नाटक तो दे नहीं सकते, या तो कथानक पूछेंगे, या तो पात्र पूछेंगे, या तो जो है पूछेंगे कथानक, पात्र और स्थापनाएं इस नाटक में है क्या। ठीक, तो कार्नेलिया बची अब। ठीक, कार्नेलिया, कार्नेलिया अंत में मुख्य हो जाती है। पहले तो कल्याणी मुख्य रहती, क्योंकि इसका नायिका तो समझ में ही नहीं आता कितनी नायिकाएं हैं इसमें। तो कल्याणी रहती है, कार्नेलिया हो जाती है। आखिर देखें, कार्नेलिया किसकी पुत्री है? सिल्यूकस की पुत्री है, और चंद्रगुप्त से इसका विवाह हो जाता है, चंद्रगुप्त की पत्नी। ठीक, तो सिल्यूकस की पुत्री लिख लीजिए। आगे सिल्यूकस के बाद हम देखते हैं एलिस, देख लेते हैं। ठीक, एलिस, एलिस जो है कार्नेलिया की, कार्नेलिया की कार्नेलिया की क्या है? सहेली है। ठीक, सिल्यूकस की पुत्री है, कार्नेलिया की क्या है? सहेली है। तो इस तरह से हम देख रहे थे नाटक की स्त्री पात्र। लिख लीजिए, फिर हम स्थापनाएं देखते हैं जो सुपर मोस्ट है। ठीक, ये हो गए स्त्री पात्र। चलिए आगे देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण स्थापनाएं। ठीक, महत्वपूर्ण स्थापनाएं। अब देखिए इसमें, अब इसको आपको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। क्या? सबसे पहले अलछेंद्र का आक्रमण। अलछेंद्र कौन है? सिकंदर। ठीक, अलछेंद्र का आक्रमण। दूसरा हमें देखने की जरूरत है नंदकुल का विनाश। ठीक, नंदकुल का विनाश, पराजय, पराभव, जो भी समझिए। नहीं, पराभव तो गलत हो जाएगा। पराभव मतलब स्थापनाएं होती हैं, मतलब उसे खड़ा करना। पराजय, विनाश, इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, विनाश, पराजय। तीसरा
सिल्यूकस का पराभव। ठीक, सिल्यूकस को हराया जाता है और ऐसी मतलब सिल्यूकस की जो पुत्री रहती है उससे चंद्रगुप्त का शादी कर देते हैं, विवाह, जिसके कारण वो समझौता हो जाता है और हमला नहीं होता है। तो सिल्यूकस का पराभव हो गया। फिर आगे अलछेंद्र का आक्रमण, नंदकुल का विनाश या पराजय और सिल्यूकस का पराभव। ठीक, आगे देखिए, ये तीनों ना केंद्र विषय हैं ये, और बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, स्थापनाएं सारी देखनी है आपको और अच्छे से समझना है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की कथा है इसमें। ठीक, स्थापनाएं, तो स्थापनाएं हम देख ले रहे हैं। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की कथा। ठीक, के उत्थान की कथा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की कथा है इसमें। ठीक है, इसको लिखिए, फिर हम आगे देखते हैं। हो गया, हम आगे देखते हैं। तो नारायण हरिओम। तो आगे हम देखते हैं, हो गया अगले 5वें नंबर पे, महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजा घनानंद के पतन की कथा। मगध के ऐसे लिखो, महाशक्तिशाली राज्य मगध के, महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजा घनानंद, मगध के महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजा घनानंद के पतन की कथा। ठीक, उसके बाद चाणक्य के प्रतिशोध एवं विश्वास की कथा। चाणक्य के प्रतिशोध एवं विश्वास की कथा। विश्वास किस पे? विश्वास चंद्रगुप्त पे। और विश्वास किस पे? चंद्रगुप्त पे। और प्रतिशोध किससे? प्रतिशोध किससे? तो प्रतिशोध है नंदवंश से। ठीक, तो आगे हम देखते हैं अगले नंबर पे चाणक्य के प्रतिशोध एवं विश्वास की कथा। राजनीति, कूटनीति, ठीक, राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात, षड्यंत्र, घात, राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात, आघात, प्रतिघात, आघात, प्रतिघात,
आघात प्रतिघात द्वेष घृणा, द्वेष घृणा, आघात प्रतिघात द्वेष घृणा, महत्वाकांक्षा बलिदान, महत्वाकांक्षा बलिदान और राष्ट्र प्रेम की कथा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की कथा। आघात प्रतिघात द्वेष घृणा महत्वाकांक्षा बलिदान और राष्ट्र प्रेम की कथा कि इसमें क्या क्या है? राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात, आघात प्रतिघात द्वेष घृणा महत्वाकांक्षा बलिदान राष्ट्र प्रेम की कथा है। बलिदान चाणक्य भी देता है, बलिदान चंद्रगुप्त भी देता है, बलिदान बहुत सारे लोग इसमें देते हैं। तो एक और लिख लेते हैं, 2 इसको लिख लीजिए, फिर और लिखते हैं, ठीक। महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजा घनानंद के पतन की कथा, चाणक्य के प्रतिशोध एवं विश्वास की कथा, राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात, आघात, प्रतिघात, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की कथा, ठीक। ये स्थापनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये नाटक के सार समझिए आप लिख रहे हैं और इसको आपको याद रखना है। सीधा पंक्ति रखिए, मिल ही सकती है इसमें से। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। एक ये कि ग्रीक के विश्व विजेता सिकंदर, ग्रीक के विश्व विजेता सिकंदर, या इसका नाम अलेक्जेंडर है, ठीक। तो अलेक्जेंडर के लालच कूटनीति की कथा, के लालच व कूटनीति की कथा, ठीक। कैसी कथा है? ग्रीक के विश्व विजेता सिकंदर या अलेक्जेंडर के लालच व कूटनीति की कथा। और एक और लिख लीजिए, प्रेम और प्रेम के लिए दिए गए बलिदान की कथा, प्रेम और प्रेम के लिए दिए गए बलिदान की कथा, ठीक। ये तो है स्थापनाएं। ग्रीक के विश्व विजेता सिकंदर या अलेक्जेंडर के लालच व कूटनीति की कथा है, प्रेम और प्रेम के लिए दिए गए बलिदान की कथा है। अब क्या बचा? अब हमें इसके बाद देखना है नाटक का कथानक, उसके बाद हमें देखना है नाटक के संवाद महत्वपूर्ण और विद्वानों के मत, ठीक है। ठीक, तो आइए अब हम चलते हैं इस नाटक के कथानक की तरफ, ठीक है। इसमें 3, जैसा कि मैंने चर्चा की कि अलछेंद्र यानी सिकंदर का आक्रमण, एक तो ये महत्वपूर्ण विषय है।
दूसरा घनानंद की पराजय या नंदवंश का विनाश। ठीक है, घनानंद की पराजय या इसी में नंदवंश का विनाश। तीसरा मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ठीक, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ये केंद्र है, कथानक है इसका। ठीक, हम अंक के हिसाब से देख लेते हैं थोड़ा सा किस अंक में क्या है। और लेकिन इसमें 3 यही है कि इसमें अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है, जिसकी बात घनानंद गंभीरता से नहीं लेता है, जिसके लिए चाणक्य बार बार समझाता है। ठीक, लेकिन फिर घनानंद को कूटनीति के माध्यम से इनको हटाया जाता है और मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त को राजा बनाया जाता है। और इनकी जो इनका सेनापति रहता है सिल्यूकस, ठीक, उसकी पुत्री रहती है कौन? कार्नेलिया। जब भटकते रहते हैं कल्याणी के चक्कर में ये चंद्रगुप्त, तो इनको समझाते हैं चाणक्य कि ऐसा मत करो, तुम कार्नेलिया से शादी करो, कार्नेलिया ठीक रहेगी, उससे हमें हमले से भी बचे रहेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी कूटनीति रहती जिसके कारण उससे शादी होती है। तो कार्नेलिया से इनका विवाह हो जाता है, लेकिन प्रेम तो कल्याणी से करता है। ठीक, तो ये इसका कहानी। आइए हम अंक के हिसाब से देखते हैं इसके कथानक को। ये समझने का विषय था जिसकी मैंने चर्चा कर दी। ठीक, 3 यही केंद्र है इसका। नाटक इसी 3 घटनाओं पर पूरा नाटक केंद्रित है। और इसमें सबसे बड़ी बात रहती चाणक्य का प्रतिशोध और राष्ट्र की रक्षा का उद्देश्य, क्योंकि वो आचार्य रहता है चाणक्य। तो हम कथानक देखते हैं। देखो, कथानक में जो प्रथम अंक है, ठीक, यहीं से देखते हैं। तो प्रथम अंक में क्या घटनाएं हैं इसको देखना है। तो यहीं से देखिए, कुल अंक इसमें कितने हैं? कुल दृश्य 11 है। ठीक, दूसरे में 10, तीसरे में 9 और चौथे में 14। तो कुल दृश्य 11। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? प्रथम अंक में, प्रथम अंक में है तक्षशिला के गुरुकुल का मठ। तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, जहां चाणक्य, तक्षशिला के गुरुकुल का मठ जहां चाणक्य और सिंहहरण के बीच बातचीत होती है। जहां चाणक्य व सिंहहरण के बीच, सिंहहरण के बीच बातचीत होती है। इसमें मगध सम्राटों की विलासिता का जिक्र है। ठीक, इसमें मगध सम्राटों की विलासिता का जिक्र है। इसमें मगध सम्राटों की विलासिता का जिक्र है। ठीक, जिसमें विलासी युवक और युवतियों का विकार दिखाई गया है। तो ये आप समझ लीजिए। और पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर रहती है। ठीक है, जहाँ चाणक्य और प्रतिवेशी के मध्य संवाद रहता है। तो अब ऐसा और लिख सकते हैं कि, हाँ, ये लिखिए कि कुसुमपुर के
कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर पथ का वर्णन जहाँ राक्षस सुवासिनी कल्याणी और चंद्रगुप्त व लीला इत्यादि के मध्य संवाद होता है। ठीक, पथ का वर्णन ही कर लीजिए, और ये संवाद इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के पथ का वर्णन, और इसमें महत्वपूर्ण, अच्छा इसको इतना लिखिए, फिर आगे हम लिखाते हैं प्रथम अंक का अन्य। ठीक, कि तक्षशिला के गुरुकुल मठ का जहाँ चाणक्य सिंहरण के बीच बातचीत होती है, इसमें मगध सम्राटों की विलासता का जिक्र है। कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर पथ का वर्णन है। ठीक, आगे देखते हैं। वर्णन मगध के नंद की राजसभा का दृश्य भी है इसी में। ठीक है, मगध के नंद की राजसभा का दृश्य, राजसभा का दृश्य, मगध के नंद की राजसभा का दृश्य। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं बस इतना ही लिखो आप, मगध के नंद की राजसभा का दृश्य। राजसभा में फिर जो है चाणक्य और सबका संवाद है वहाँ पे, तो इम्पॉर्टेंट नहीं, जो महत्वपूर्ण। बाकी तो आपको नाटक पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर बात लिखाई नहीं जा सकती, वो बहुत बड़ा नाटक है। ये समझ नहीं आता क्या काटें और क्या लें, मतलब क्या छोड़ें क्या लें, तो आप पढ़िए जितना संभव हो। नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हायर में लगा भी नहीं यूजीसी अभी, तो बहुत समय यूजीसी वाले तो बिल्कुल ही पढ़ सकते हैं। जितने घंटे में रील्स देखते हैं प्रतिदिन या यूट्यूब चलाते हैं, उतनी देर में नाटक पढ़ा जा सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं द्वितीय अंक। ठीक, देखो द्वितीय अंक, इसमें क्या है, इसमें कितने दृश्य हैं? द्वितीय अंक में है 10 दृश्य। ठीक, दस दृश्य, ये बात हो गई। अब इसमें हमको ये देखना है कि पश्चिमोत्तर के प्रांत की राजनीति स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, कि पश्चिमोत्तर प्रांत की राजनीति स्थिति, पश्चिमोत्तर प्रांत की राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। एक बात आपको बताएं, हम कथानक से बहुत प्रश्न आते हैं, जितना लिखाया जाए कम है। हम प्रयास करेंगे कि चूंकि जब संपूर्ण विश्लेषण कर ही रहे हैं अच्छे से, तो कथानक जितना संभव हो हम चंद्रगुप्त से आज छाट के एक तरफ से आपको लिखवाने का प्रयास करते हैं। तो पश्चिमोत्तर प्रांत की राजनीतिक स्थिति का चित्रण। ठीक, आगे फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया का चंद्रगुप्त द्वारा उद्धार। फिलिप्स के चंगुल से
चंगुल से, फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया द्वारा चंद्रगुप्त का उद्धार। फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया द्वारा चंद्रगुप्त का उद्धार। ठीक, इसमें ये भी मिलता है। फिर इसके पश्चात देखिए तीसरा कि विदेशी सेना की, या पहले ये देख लीजिए कि इसके पश्चात कार्नेलिया का चंद्रगुप्त पर अपना बन जाना दिखाई दिया है। ठीक, इसके पश्चात कार्नेलिया का चंद्रगुप्त, इसके पश्चात कार्नेलिया का चंद्रगुप्त का अपना बन जाना, चंद्रगुप्त का नहीं आ रहा है, हम आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त का, ऐसा करते हैं, इसको आगे ही लिख लेते हैं, इसको 2 लिखिए, पूरी पंक्ति ही आगे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला, इसके पश्चात कार्नेलिया का चंद्रगुप्त, इसके पश्चात कार्नेलिया का चंद्रगुप्त का अपना बन जाना दिखाई, चंद्रगुप्त का अपना बन जाना दिखा। मतलब कहने का मतलब कि जब उसको सिल्यूकस के पंजे से छुड़ाती है, कार्नेलिया बचाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब चंद्रगुप्त उसके ऊपर आकर्षित हो गए हैं, या उसको मानने लगे हैं, उससे प्रेम करने लगे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। विदेशी सेना की यथास्थित चाणक्य को प्राप्त होना। ठीक, बहुत छाट के लिखा जा रहा है। विदेशी सेना की कहाँ तक पहुंची, कितना लड़ी, कितना मतलब समय अभी पहुंचने में लगेगा मगध। तो विदेशी सेना की यथास्थिति का चाणक्य को प्राप्त होना। ठीक, और अगला हम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त का दोनों गणतंत्रों का सेनापति बनना। ठीक, चंद्रगुप्त का दोनों गणतंत्रों का सेनापति बनना। ये द्वितीय अंक की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। ठीक, अब कथानक तो एक तरफ से लिखा नहीं जा सकता,
जब आगे इसके पश्चात कार्नेलिया का चंद्रगुप्त का अपना बन जाना दिखा, विदेशी सेना की यथास्थिति का चाणक्य को प्राप्त होना, चंद्रगुप्त का दोनों गणतंत्रों का सेनापति बनना, बना है या बनना कर लीजिए ज़्यादा सही है। अब आगे हम देखते हैं, ठीक, तो आगे हम देखते हैं। इसमें ये ध्यान रखिए कि द्वितीय अंक है और इसमें 10 दृश्य हैं, ठीक। कथानक हम एक वीडियो में संभव नहीं है क्योंकि कथानक बहुत ज़्यादा है, वो संवाद, कथानक नहीं। कथानक तो हम इसी में देखेंगे, संवाद और विद्वानों के मध्य में एक अलग से वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं तृतीय अंक, इसमें कितने दृश्य हैं? 11, 10, 9, घटते क्रम में है कि। तो आगे हम देखते हैं तृतीय अंक, और इसमें क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहला, चाणक्य के ज्ञान और बुद्धि से, चाणक्य के ज्ञान एवं बुद्धि से, चाणक्य के ज्ञान एवं बुद्धि से चंद्रगुप्त को शक्तिशाली बनाना और नंद का विनाश करना। ठीक, अगला, चंद्रगुप्त को समस्त प्रजा द्वारा राजा स्वीकार करना। चंद्रगुप्त को समस्त प्रजा द्वारा राजा स्वीकार करना, ठीक है। तो ये जो है तृतीय अंक की महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें कितने दृश्य हैं? 9, ठीक है। वैसे तो फिर हम पढ़ेंगे इसको तो और लिखा सकते हैं, जैसे बिपाशा तट का शिविर जहाँ राक्षस टहलता हुआ, इस तरह से लिखाएंगे तो बहुत संभव नहीं हो पाएगा। ये महत्वपूर्ण इसकी बात है कि यहाँ इसी मतलब अंक में नंदवंश को समाप्त कर दिया जाता है, राजा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। और आगे देखते हैं हम चतुर्थ अंक, जो जिसकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हीं को हम नोट करेंगे। बाकी और गहराई से पढ़ना है तो आप चंद्रगुप्त नाटक एक बार जरूर देख लीजिए, मेरी सलाह है। बहुत आनंद भी आएगा आपको पढ़ने पे। आषाढ़ का एक दिन है, ये है, अंधेर नगरी है, सारे नाटक बहुत अच्छे लगे हुए हैं। तो हम देख रहे हैं चतुर्थ, इसमें 14 दृश्य हैं, ठीक। इसमें क्या महत्वपूर्ण घटना है? इसमें पहली बात तो घटना है कि पर्वतेश्वर की मृत्यु के पश्चात कल्याणी का आत्महत्या कर लेना, ठीक। पर्वतेश्वर की मृत्यु के पश्चात कल्याणी का आत्महत्या कर लेना, ठीक। क्या कर लेना? आत्महत्या कर लेना। आगे अगली महत्वपूर्ण घटना इसमें क्या है? सभी आंतरिक विरोधों को
चाणक्य द्वारा कुचल देना, चाणक्य द्वारा कुचल देना। ठीक, अगला चाणक्य द्वारा कुचल देना। अगला, राक्षस व सुवासिनी और चंद्रगुप्त एवं कार्नेलिया का विवाह कर लेना। राक्षस एवं सुवासिनी चंद्रगुप्त व कार्नेलिया का विवाह कर लेना, का विवाह होना, इस अंक में है। ठीक, पर्वतेश्वर की मृत्यु के पश्चात कल्याणी का आत्महत्या कर लेना, सभी आंतरिक विरोधों को चाणक्य द्वारा कुचल देना, राक्षस एवं सुवासिनी चंद्रगुप्त व कार्नेलिया का विवाह होना। ठीक, इस नाटक की महत्वपूर्ण घटना है। उसके पश्चात इसको लिखे, फिर आगे एक और बहुत बढ़िया लिख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मतलब ये हो जाने के बाद चाणक्य राजनीति से विश्राम लेता है, यह कहकर कि चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता है। ठीक, तो हम अंतिम लिख लेते हैं कि तत्पश्चात चाणक्य राजनीति से विश्राम लेता है। चाणक्य राजनीति से यह कहकर विश्राम लेता है कि तत्पश्चात चाणक्य राजनीति से यह कहकर विश्राम लेता है कि चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता है। चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता है। ठीक, तो ये चतुर्थ अंक का कथानक यहीं पे समाप्त होता है। इस तरह से ये नाटक अपने परिणति को पहुंचता है और कल्याणी पढ़े नाटिका की जो छोटी सी एक कथा वस्तु रहती है उसको बहुत बड़े फलक पे प्रसाद जी ले जाते हैं और ये नाटक चाणक्य के राजनीति से विश्राम लेकर एक चिरकालीन समाज से दूरी बनाने को, ये संसार से दूरी बनाने को इस नाटक से समाप्ति होती है। हम अगले चलचित्र में देखेंगे, क्योंकि वो हम सारे संवाद एक तरफ से उतारने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो हमने हाईलाइट किया है, तो उसमें बहुत समय लगने वाला है और विद्वानों के 5-6 मत हैं जिनको हम देखेंगे। तो अगले चलचित्र में हम देखने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले में। धन्यवाद और आपको भविष्य की शुभकामनाएं।